आज हम लोग जो है कल पूर्णांक संख्या के विषय में पढ़े, सब संख्या के विषय में पढ़े। पूर्णांक संख्या जिसको इंटेजर्स नंबर कहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, जीरो जिसको कहते हैं। हर कल ये भी बताया था ये प्रत्येक जीरो जो होता है ऋणात्मक से क्या होता है, बड़ा होता है, और प्रत्येक धनात्मक से क्या होता है, छोटा होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परवर्ती और परवर्ती या उत्तरवर्ती अपूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब क्या होता है? परवर्ती जिसको इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्सेसर। चल ही नहीं रहा बंद कर। या उत्तरवर्ती जिसको सक्सेसर भी कहते हैं। तो देखो परवर्ती संख्या किसे कहते हैं। देखो परवर्ती का मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछता है 3 का परवर्ती संख्या क्या होता है तो 4। परवर्ती का मतलब एक आगे की संख्या, समझे कि नहीं? देखिए किसी संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त संख्या को परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, जिसको सक्सेसर भी इंग्लिश में कहते हैं। एक जोड़ने से प्राप्त संख्या को परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। परवर्ती या उत्तरवर्ती अर्थात एक आगे की संख्या। अगर कोई कहता है ये 10 का परवर्ती क्या है, पहला वन है 11 है। 13 का परवर्ती क्या है, समझे कि नहीं? यानी किसी भी संख्या में एक जोड़ दो तो कौन सी संख्या मिल जाती है, तो परवर्ती संख्या मिल जाती है। उसी प्रकार पूर्ववर्ती संख्या जिसको प्रीडिसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको प्रीडिसेसर कहते हैं। प्रीडिसेसर कहते हैं। प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती यानी एक पहले की संख्या, प्रीडिसेसर यानी एक पहले की संख्या। लिख लीजिए, जिस संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती या प्रीडिसेसर कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग देख लीजिए, जैसे में अगर आपसे पूछा जाए 25 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो घटा दीजिए, यानी 24 है। समझे कि नहीं? ये दिमाग में रख लो बढ़िया से। पूर्ववर्ती, परवर्ती। परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, समझ लिया आप लोगों ने? चलिए एक और याद रखिएगा, भाज्य संख्या का एक और नाम होता है। भाज्य संख्या का कल मैं बताया था, भाज्य संख्या को कौन संख्या बोलते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं। कौन संख्या? यौगिक संख्या। और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या के भी नाम से जाना जाता है। अभाज्य संख्या को दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या के भी नाम से जाना जाता है। ये कभी भी क्वेश्चन में पूछ देता है, ये रूढ़ संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो रूढ़ का मतलब क्या होता है? अभाज्य होता है। ये दिमाग में रखने वाली बात है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? यौगिक संख्या होता है। ये सब रखिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य, देखिए यहाँ पर सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?
को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य, देखिए जानकारी बहुत जरूरी है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कंपटीशन में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन देता है। अगर समझे रहोगे तो आगे आप लोग के लिए बहुत प्लस होगा। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, यानी जिन दो संख्याओं का मसा एक हो, जिन दो संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का मसा मतलब एचसीएफ महत्तम समावर्तक, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ या मसा, जिन दो संख्याओं का मसा एक हो, वे संख्या सहअभाज्य कहलाता है। वे संख्या सहअभाज्य कहलाता है। वे संख्या सहअभाज्य कहलाता है। अभाज्य कहलाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 7 और 11 का मौसा क्या होगा, 1 होगा। 12 25 का मौसा क्या होगा, 1 होगा। तो जिस प्रकार अगर मौसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, जिसका अगर मौसा 1 आ जाए उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझे कि नहीं? सहअभाज्य पूरा एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए और नोट करके बिल्कुल समझ लीजिए। चलिए उसके बाद हम आएंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, जिसको ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। नंबर का ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। इसको परिभाषा लिखिए। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच, लिखिए जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच, जिन दो अभाज्य संख्याओं बीच, संख्याओं के बीच केवल 2 का अंतर हो, केवल 2 का अंतर हो। जिन दो अभाज्य संख्या, वो तो अभाज्य ही है, लेकिन कितना का अंतर होना चाहिए? मात्र 2 का अंतर होना चाहिए। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच केवल 2 का अंतर हो, वे संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। वे संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच केवल 2 का अंतर हो, वे संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। लगातार 2 संख्याओं का अंतर होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे 3 5, देख लीजिए 3 5 2 का अंतर है। नहीं जी, 5 7 हो जाएगा। ये भी, इसमें भी 2 का अंतर है। 9 11, सॉरी 9 तो नहीं होगा, 9 11 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 13 हो जाएगा। नहीं जी, 13 15 नहीं होगा, 17 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 19 हो जाएगा। यानी मात्र इसमें देखिए 2 का ही अंतर होता है। तो इस प्रकार, और दोनों क्या है? अभाज्य। 3 और 5 भी अभाज्य है, किसी से भाग नहीं लग सकता है। 5 और 7 भी अभाज्य, और 2 का अंतर। इस प्रकार के संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं।
समझे कि नहीं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए? जुड़वा भाज्य, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। समझे? एक आता है संपूर्ण संख्या, एक आता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या याद रखिएगा, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या आ गई भाई? संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। इसका परिभाषा लिख लीजिए, वैसी प्राकृत संख्या। लिखिए, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिनके, वैसी प्राकृत संख्या जिनके अपवर्तकों, अपवर्तकों का योग, अपवर्तकों का योग, अपवर्तकों का योग उस संख्या के दुगुना होता है। जिनके अपवर्तकों का योग उस संख्या का दुगुना हो, उस संख्या का दुगुना हो, दुगुना हो, उस संख्या का दुगुना हो, वे संपूर्ण संख्या कहलाती है। वे संपूर्ण संख्या कहलाती है। वे संपूर्ण संख्या कहलाती है। अपवर्तक मतलब समझते हैं, वो संख्या किस किस से भाग लगने वाली है? वे संख्या किस किस से भाग लगने वाली है? जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 6 का अपवर्तक कौन है, तो समझ लीजिए 6 किस किस से भाग लगने वाली है। तो 6 जो है 1 से लगता है, 2 से, 3 से और 6 से। इनको जोड़िए तो कितना होता है? 6 व 3 9 व 2 11 1 12 और 6 दूनी 12। इसी को 6 को क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। समझे? यानी उनके अपवर्तक को जोड़ दीजिए, आज जोड़ने के बाद देखिए दुगुना अगर आ जाता है तो वो संख्या क्या कहलाता है? संपूर्ण संख्या। अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा बताइए 14 का अपवर्तक कौन कौन है? 14 किस किस से भाग लगता है? तो 1 से होता है, 2 से होता है, 7 से होता है और 14 से होता है। पता कीजिए क्या ये संपूर्ण संख्या है? तो 14 को 7 को, 14 को 7 को 21 को, 21 को 2 को 23 को 1 को 24 को, यानी 14 दूनी 28 होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है? आपका 23 से होता है। तो इस प्रकार के संख्या को हम संपूर्ण संख्या नहीं कहते। जिस प्रकार 6 हुआ, समझे कि नहीं? तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। 28 को देख लीजिए, 28 क्या है? 28 संपूर्ण संख्या है। आप देखिए 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है और किससे? 4 से भी लगता है, 7 से भी लगता है और 14 से भी लगता है और 28 से और किसी से भी लगता है। देखिए जोड़ कर क्या ये संपूर्ण संख्या है? हाँ, 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56, 28 दूनी 56, यानी 56 आ जाता है। ये भी संपूर्ण संख्या। ये दिमाग में रखिए, समझे कि नहीं? समझ गए? हाँ, संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जिनके अपवर्तक निकाल लीजिए और अपवर्तक निकाल कर उसको जोड़िए और उस संख्या का अगर दुगुना प्राप्त हो जाता है तो हम समझेंगे वो कौन संख्या है? संपूर्ण संख्या है। समझे कि नहीं? इस प्रकार हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ दिया 1 और 100 के बीच में कितने संपूर्ण संख्या होता है, तो याद रखिएगा मात्र 2 संपूर्ण संख्या होता है। कौन कौन? एक 6 और दूसरा 28। 1 और 100 के बीच में मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या होता है। कौन कौन? एक 6 होता है, दूसरा 28 होता है।
समझे कि नहीं? ध्यान दो सभी बच्चों, देखिए ये सब क्या है, मैथ का ये बेस है, न्यू है। अगर ये सब जानकारी नहीं है तो मैथ आपके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैथ में अगर हीरो बनना है तो याद रखिएगा, मैथ का सूत्र और नियमों का पूरा पालन करना होगा, तब जाके आप लोग जो है मैथ में सुपरस्टार बन सकते हो। समझे? इसलिए मैं शुरू से शुरुआत किया हूँ। समझे? सभी संख्याओं के विषय में, सभी सूत्रों के विषय में एक एक करके समझ जाओगे, आराम से आप लोग मैथ में बढ़िया से। और प्रैक्टिस जरूरी है मैथ में, याद रखिएगा बहुत प्रैक्टिस जरूरी है। जो भी पढ़ाया जाता है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रामानुजन संख्या। रामानुजन जानते हो रामानुजन कौन थे? ये भी एक गणितज्ञ थे, बेचारी महान गणितज्ञ थे। इन्होंने बहुत सारे सूत्रों का आविष्कार किया। रामानुजन संख्या जिसको कहते हैं, रामानुजन संख्या क्या होता है? रामानुजन संख्या क्या होता है? देखिए रामानुजन संख्या वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या, वैसे लघुत्तम माने सबसे छोटा, लघुत्तम प्राकृत संख्या, वैसे लघुत्तम प्राकृत संख्या जिनके दो संख्याओं के, देखिए जिनके दो संख्याओं के घनों के योग के, जिनके दो संख्याओं के, जिनके दो संख्याओं के घनों के योग को, संख्याओं के घनों के योग को, घनों के योग को दो तरीके से घनों के योग को दो अलग अलग तरीकों से, दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है वे रामानुजन संख्या कहलाता है। व्यक्त किया जाता है वे रामानुजन संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका 1729 है, इसको दो तरह से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अगर 10 का घन करेंगे तो कितना होता है? 10 का घन 1000 हो जाएगा। क्या होगा? 1000। और 9 का घन कर दीजिए। 9 का घन कितना होता है? 9 9 81, 729। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या 1729 नहीं आता है? और इसका एक और तरीका, दूसरा तरीका कौन हो जाएगा? अगर 21 का घन कर दो और 1 का घन, 21 का घन करोगे, सॉरी 21 नहीं 12 होगा, सॉरी 12, 21 नहीं 12, 12 का घन कर दो और 1 का घन करके जोड़ो, देखो आता है कि नहीं। तो 12 का घन करेंगे, 12 12 हाँ कितना होता है? और 144। फिर इसमें 12 से गुना करो, 12 चौका 48, हाथ में 4, 12 चौका 48, 4 52 के 2 हाथ में 5, 12 कम 12 5 17। उसमें 1 का घन क्या होगा? 1 ही होगा। 1728 में क्या हो जाएगा? 1729 नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार के संख्याओं को रामानुजन संख्या कहते हैं। इस प्रकार के संख्याओं को रामानुजन संख्या कहते हैं। सब नोट कर लो बढ़िया से। अब आ गया भिन्न। भिन्न का मतलब यानी फ्रैक्शन। अगर आपसे पूछा जाए भिन्न किससे कहते हैं? फ्रैक्शन।
बहुत सारे भिन्न का बाटा जोड़ घटाव बनाए होंगे आप लोगों ने, नहीं जी, बहुत भर भर के बनाए होंगे। अगर कोई पूछ दे भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो इसको हम परिभाषा लिख लीजिए। किसी पूर्णांक ए में, किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से, किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को, प्राप्त संख्या को भी ए बाटा बी कहलाता है, प्राप्त संख्या को भिन्न ए बाटा बी कहलाता है। बहुत सारे भिन्न पड़े होंगे, जैसे यानी कहता है किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, भिन्न ए बाटा बी कहलाता है। अर्थात ए बाटा बी क्या है, जैसे 2 बाटा 3, 3 बाटा 4, 7 बाटा 5। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर आपसे बोला जाए 2 भागा 3 तो हम क्या कहते हैं, 2 बाटा 3। समझे कि नहीं, यानी 2 भागा 3 अंश में हर से भाग देना ही भिन्न कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 बाटा 4 का अर्थ क्या हुआ, अगर कोई पूछ दिया 3 बाटा 4 का अर्थ क्या हुआ, तो हम सीधे कहते हैं अंश में हर से भाग देना ही 3 बाटा 4 कहलाता है। अर्थात 3 भागा 4, यानी 3 में हम 4 से भाग करके उसको हम भिन्न यानी बाटा के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, आज ही यहीं पर क्लास समाप्त किया जाएगा।